फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया एंड ईसीपी पैनल डिस्कशन। और ये पैनल डिस्कशन वेरका की जॉब से रिलेटेड है। डिप्यूटी मैनेजर की पोजीशन आई है और वेरका एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेमी गवर्नमेंट इसको मान सकते हैं आप। और 34 में ही ऑफिस है चंडीगढ़ में वेरका का। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आप सब लोगों के पास है जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है। डेयरी बैकग्राउंड वाले प्रोफेशनल्स को बहुत अच्छी जॉब्स हैं। 45 साल एज है और अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल 3 साल और जिनके पास 5 साल से ज्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है उनके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और आज का जो डिस्कशन है हमारा इसी के बारे में कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी पोजीशंस हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं और अगले 2 मंथ के अंदर, एग्जाम का डेट नहीं आया लेकिन 2 मंथ के अंदर आप कैसे इसको तैयारी कर सकते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को पहले बता दूं बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन। ये मिल्क फेड रिक्रूटमेंट नोटिस मिल्क फेड का है जो वेरका कंपनी है और ये पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड के अंडर आता है। तो रफली इसको समझने का तरीका सेमी गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें डिप्यूटी मैनेजर का पोस्ट आया था, पहले असिस्टेंट मैनेजर का आया था, अब ये डिप्यूटी मैनेजर का है। और वो मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, परचेज, स्टोर्स, प्रोक्योरमेंट, एनिमल, ऐसे बहुत सा जो डोमेन है उसमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। मिल मिला के 174 पोस्ट हैं। और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं 6 अगस्त को और 25 अगस्त तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। मान के चलो आपके पास 2 मंथ का टाइम है, 45 साल की एज तक आप इसको भर सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स। आपका इंटरव्यू, मेरे को इसमें इंटरव्यू नजर नहीं आया, रिटन टेस्ट है और एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के 20 नंबर है, रिटन टेस्ट में 100 नंबर का है। 100 नंबर में आपका बैकग्राउंड जो है, एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे इंजीनियरिंग है तो उसमें 50 नंबर है और 50 नॉन बैकग्राउंड के हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो सारा मेंटर डिस्कस करेंगे। और एग्जाम चंडीगढ़ में होगा, सेंटर इसका चंडीगढ़ है। 80% वेटेज रिटन एग्जाम का है और 20 नंबर आपके एक्सपीरियंस के मिलेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उनको एग्जाम लिखना चाहिए? तो हमने उसके लिए बोला यस, लिखना चाहिए अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि आपको इसमें मेहनत ऑब्वियसली करनी है सो दैट आप रिटन में ज्यादा स्कोर कर लें। जिनके पास सब वेटेज है जॉब एक्सपीरियंस का, वो रिटन एग्जाम को सीरियसली लें, उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बहुत ज्यादा है। जॉब एक्सपीरियंस आपके पास फ्रेंड्स होना चाहिए गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का, कोऑपरेटिव्स का, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फॉर्म में? अगर आप इवन कनेक्टेड हैं इसके साथ एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्स जॉब, रेगुलर जॉब कर रहे हैं तब भी ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तब भी ठीक है। अगर आउटसोर्स्ड कंपनी में है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और उसने कोई काम आउटसोर्स किया हुआ है और उस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर कंफ्यूजन होता है तो गुरविंदर सर से बात करना आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आप इसको आगे जा सकते हैं। इसमें 100 नंबर का पेपर 2 घंटे का होगा जिसमें 5 कंपोनेंट हैं और वो 5 कंपोनेंट सेक्शंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आपके जो मार्क्स हैं एक्सपीरियंस के, वो ईयर वाइज एक्सपीरियंस के साथ है। 1 साल का इतना मार्क्स, 2 साल का इतना मार्क्स, ऐसे आपको 20 मार्क्स तक मिलेगा। अब इसमें आपके जो 5 कंपोनेंट रिटन एग्जाम के हैं उसमें सबसे आसान स्कोर करना है इंग्लिश और पंजाबी। 10-10 नंबर है 50 में से, 20 नंबर लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी के 10 नंबर। एंड जनरल नॉलेज है जो बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज है, कहां से आएगा, 10 नंबर उसके हैं। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अगेन वेरी वेरी कंसाइज, 10 नंबर। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक, उसके भी 10 नंबर। तो ये 50 नंबर आपके होते हैं जिसमें इंग्लिश, आपका पंजाबी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल नॉलेज पंजाब का एंड आपका एप्टीट्यूड। और बहुत ही कंसाइज सिलेबस है, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ब्रॉड नहीं रखा हुआ है क्योंकि जॉब एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। और एक आपका जो 50 नंबर है वो आपके अपने बैकग्राउंड से है। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के जॉब के लिए जा रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल से है। अगर प्रोक्योरमेंट है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप डिप्यूटी मैनेजर प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जाना चाहते हैं, पेपर सेम है और उसका सारा सिलेबस डिक्लेयर्ड नहीं है सारा सिलेबस, लेकिन बहुत ही वेल डिफाइंड है। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस आपको पता है, क्वालिटी एश्योरेंस के जो टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आएगा। पेपर का लेवल मॉडरेट, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मैक्सिमम है, इजी टू मॉडरेट पेपर आपका आएगा। और साथ में प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपका, वो आपके पास बीटेक, एमटेक ऐसा होना चाहिए। और वो आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 174 में से आपका 74 वैकेंसीज इन 3 के लिए हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट। तो कहीं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो गुरविंदर सर से कांटेक्ट करें, इसका सिलेबस बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज हम इसको तैयारी कर सकते हैं। तो इस समरी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। गुरविंदर सर,
आपने तो इसके काफी वीडियोस बना दिए हैं, तो कब स्टार्ट कर रहे हैं हम, और एनीथिंग यू वांट टू टेल अबाउट दैट? देखिए, अभी हमने जो अनाउंसमेंट किया है कि एक तो इंजीनियरिंग डोमेन के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंजीनियरिंग के लिए, सिविल के लिए, और क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, इन सभी के लिए हम लोग मॉड्यूल स्टार्ट हाँ करेंगे। जी। और जिस जिस हिसाब से हम इसका स्टार्टिंग करेंगे, मतलब डेट्स वगैरह है जो भी है, हम लोग वो सारा इनको अपडेट करते रहेंगे रेगुलर बेस पे। अब इसमें डिस्कशन से पहले सर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि खास करके फ्रेशर्स की उनको रिक्वायरमेंट है कि भाई हम क्यों भरें इस एग्जामिनेशन को लेके, खास करके वो स्टूडेंट जो 2026 में पास आउट हो रहे हैं। तो जो लोग अभी आप पास आउट हैं 2026 में, अभी तक आप लोगों के लिए कोई एग्जाम का अपॉर्चुनिटी नहीं आया था, अब ये पहला एग्जाम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, जिसमें पे स्केल भी काफी अच्छा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस एग्जाम के लिए तो आप लोग इसको भर सकते हैं। अब किस डोमेन में भरना है? अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल की तब भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है, बहुत कम आती है वैकेंसीज। और पे स्केल अगर इतना अच्छा मिल रहा है तो आप लोगों को भरना चाहिए। अब फ्रेशर्स है, फ्रेशर एक बच्चा फ्रेशर है जो अभी निकला है, पढ़ाई वाले मोमेंटम से निकला है और एक जॉब कर रहा है। लेट अस सपोज कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि मेरे को लग रहा है बहुत कम होंगे कि जिसमें 20 के 20 नंबर वो ले जाएगा। अब वो 20 के नंबर उसको डायरेक्टली तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वो रिटर्न में कितना स्कोर कर पाएंगे, फ्रेशर रिटर्न में कितना स्कोर कर पाएगा, अब ये डिफरेंस और इधर एक्सपीरियंस वाले डिफरेंस। तो अगर ये डिफरेंस को तुम देखोगे, ये जो मार्जिन निकल के आएगा कि अगर सपोज मेरे को 20 में से 0 नंबर मिल रहा है एक्सपीरियंस के, तो मेरे और एक एक्सपीरियंस जिसको 20 नंबर मिल रहा है, रिटर्न में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, और रफली कुछ 23-24 नंबर के आसपास निकल के आता सर, क्योंकि वो डिफरेंस इतना होना चाहिए और वो इजीली क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत सिंपल है, नॉर्मल है। क्योंकि वो जो पेपर सेटर होगा वो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेगा, जैसा कि हमने इंजीनियरिंग का पेपर देखा या इलेक्ट्रिकल या सिविल के प्रीवियस पेपर देखे जो 2019 में असिस्टेंट मैनेजर के लिए हुए थे, वो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेगा कि अगर तो ओनली पेपर फ्रेशर के लिए डालना है, जिसमें फ्रेशर एलिजिबल है, तो पेपर का लेवल अकॉर्डिंगली डालेगा। लेकिन जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी दे रहा है, तो अगर उसको फ्रेशर के साथ वो बिठा रहा है, तो अगर लेवल इंक्रीज कर दिया तो उसके साथ वो इनजस्टिस हो जाएगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ। और ये रिवर्स भी ट्रू है कि अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी हो गया तो वो एडवांटेज ले जाएंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग जरूर इस पेपर को भरो, और बहाने से तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल भी जाएगा। तो इस तरीके से सर, तो जैसे जैसे इनका हम लोग एनालिसिस करते जाएंगे तो इंडिविजुअल इनको वीडियोस मिलती जाएंगी। बाकी अभी तक अनाउंसमेंट ये है कि सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और आपका इंजीनियरिंग डोमेन का और ये क्वालिटी इंश्योरेंस इसका हम लोग मंडे से इसका बैच लॉन्च कर रहे हैं। और कब तक कंप्लीट करना है सर हमने इसको टारगेट लिया रफली 40-45 डेज के आसपास। ओके। नो डाउट इसमें कुछ कंपोनेंट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हमें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल को हम 40-45 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता वो चीज। लेकिन अगर हम उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, जैसे इसका जो पैटर्न है या जो इसके एग्जाम की रिक्वायरमेंट टेक्निकल में पर्टिकुलरली बात करें, तो वो बिल्कुल पीएसपी की जेई की रिक्वायरमेंट से मैच करेगा। अब उसको करने में, जैसे अभी हमने 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो वो 4 महीने लगते हैं सर। लेकिन अगर किसी को वन गो में इमीडिएटली रिकॉर्डेड मिल जाए तो वो अकॉर्डिंगली पेसअप कर सकता है। पेसअप कर सकता है, किसी के कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी के स्ट्रॉन्ग है, किसी को ओनली क्वेश्चंस लगाने हैं, किसी को सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना है, तो इस तरीके से वो आराम से एनालिसिस कर सकते हैं और वो मेंटर के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो किस तरीके से पेश करना है, कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है तो वो मैनेज हो जाएगा। अब जो ब्रांचेस नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग के, जो टोटली नया है, हम इसको लाइव भी करेंगे। प्रोक्योरमेंट ये है, इसको लाइव रिकॉर्डिंग मिक्स करेंगे। नॉन टेक्निकल में भी 4-5 कंपोनेंट है, इसमें भी लाइव रिकॉर्डिंग मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से रहेगा सर ये। तो अगर इसको हमने 40-45 दिन में कंप्लीट करना है तो इट विल बी मिक्सचर ऑफ द रिकॉर्डेड एज अ लाइव क्लासेस। अच्छा, इसमें नॉन टेक्निकल, नॉन सब्जेक्ट वाला जो पेपर है 50 नंबर का, तो वो तो सबके लिए कॉमन होगा सर? वो कॉमन है, अगर कोई वो लेना चाहे आपका मॉड्यूल? हाँ, वो रहेगा सर। वो किसी ने अगर ओनली टेक लेना है, ओनली नॉन टेक लेना है, दोनों लेने, 3 ऑप्शन रहेगा उनके साथ। फ्रेंड्स, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कांटेक्ट करना, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है जो आपको बहुत कंसाइज, प्रिसाइज वे में मेरे को लगता है और कहीं मिल सकता है अदर देन व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो उसको आप मिस मत करना, उसको आप पॉजिटिवली गो थ्रू करना। एक पॉइंट और था सर, इसमें एक गूगल ये है अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं इस वेरका के इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, कि लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसमें काफी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स जो आपको मिल रही है, उसमें क्वेश्चंस, कंटेंट वो मेंटर शेयर कर रहे हैं, तो आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। आपका तस्लीम सर इलेक्ट्रिकल डोमेन है और आप 2 जगह पे आपकी जो डोमेन आ रहा है, एक तो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है सर, डिप्यूटी मैनेजर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एलिजिबल है, और दूसरा डिप्यूटी मैनेजर आपका जो इलेक्ट्रिकल ही है अलग से। तो इन दोनों के लिए थोड़ा सा बताएं सर। सर मैं सबसे पहले तो जो कंबाइंड है, जिसमें कि जनरल इंजीनियरिंग में बात करना चाहूंगा। हाँ जी। उसमें सर जैसे मेरे पास ये पेपर भी है, मैंने एनालिसिस किया इसमें। हाँ जी। तो
कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती है जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं और सिविल से हैं, उन्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह समझने में दिक्कत हो, तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो उसमें इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पूछा जरूर जाएगा, बट उसका लेवल उसी तरीके से रखा जाएगा। तो जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर मेंशन कर रखा है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा और उसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे। क्वेश्चंस भी सर जो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि एक मशीन सब्जेक्ट होता है, मशीन सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बट उन्होंने सर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वहां से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊं, जैसे सीलिंग फैन है उसमें कौन सी मोटर यूज होती है, एक ये क्वेश्चन है सर। और जो लिफ्ट वगैरह है उसमें कौन सी मोटर यूज होती है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी सर मेरी राजीव सर से ही बात हुई थी, तो राजीव सर जैसे कि मैकेनिकल डोमेन से हैं, राजीव सर बोल रहे थे सर ये तो क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये ऑब्वियस है ये चीज है। तो सर अब ये बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट कैसे कंफर्टेबल रहेंगे इसके साथ, सर मैं उसे बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और जो भी रिलेवेंट थिंग्स हैं जो आपकी एक्सपेक्टेड हैं, जो पूछी जा सकती हैं, वो सारा कवर करूंगा। और इस बात को ध्यान में रख करके अदर ब्रांच वाला बच्चा भी उसमें कंफर्टेबल रहेगा। Yes, और जो इलेक्ट्रिकल वाला है उसमें तो सर इलेक्ट्रिकल आएगा ही सर, उसमें तो सर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पूरा रहेगा। उसे हाँ। सर मैं सेपरेटली अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है तो वो जो हमने लिंक शेयर करेंगे उस पर मैसेज कर सकते हैं, उससे इंडिविजुअली मैं बात करके समझा दूंगा। बट उसमें भी सर हमने प्रॉपर डिजाइन किया है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है। दिशा सर आपका भी डोमेन इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है सर? राइट सर, अगर मैं अपने डोमेन की बात करूँ तो मेरा भी एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है जिसमें प्रोसेस एंड कंट्रोल के नाम से है। बट वो प्रोसेस एंड कंट्रोल के अंदर बेसिक सी जो टर्मिनोलॉजी, जैसे सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, आपको कहीं पर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पास्ट ईयर्स में देखे हैं जो इसमें से आए हुए हैं। और वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप बात करें मैकेनिकल डोमेन से हैं, राइट, तो मैकेनिकल वाले बच्चे उस चीज को अपने कोर्सेज के अंदर नहीं पढ़ते, बट वो इतनी डेप्थ में नहीं पूछे हुए हैं। बहुत बेसिक बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में उसने पूछ लिया कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर वर्क कैसे करता है, अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा या क्या चीज अप्लाई करें तो कैसे वो वर्क करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स है इन डिवाइसेस का जो उसने बेसिकली पास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो कैंडिडेट है सर, जो इस एग्जाम के लिए लिखने के लिए जाएगा, उसको कितना डिफिकल्ट होगा वो करना? सर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बेसिक से कंसेप्ट्स है और वो बहुत इजी होते हैं समझने के लिए। तो वो लोग हम लोग डिटेल में उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कैन बी इजी टू मॉडरेट, हम कह सकते हैं सर। न्यूमेरिकल भी उसमें बनने का चांस होता है सर? न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बट पिछले लास्ट ईयर में कभी तक पूछे नहीं है उससे न्यूमेरिकल, बट चांसेस रहता है कि न्यूमेरिकल बनेगा तो वो भी बेसिक ही होगा सर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, ओवर टू सर। सिविल इंजीनियरिंग का आपका अलग से पेपर ही है, 13 नंबर ऑफ सीट्स है सर, डिप्यूटी मैनेजर सिविल, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ सर। सर सिविल का इसमें मोस्टली अगर मैं इसके सजेस्ट करूं बच्चों को, तो PSSB की बहुत सारे बच्चे भी तैयारी कर ही रहे हैं और जिनका भी जो फ्रेशर्स है वो भी इसमें अलाउड है। तो एक ये सर प्लस पॉइंट है PSSB की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं कि उनका सिलेबस कुछ हो भी रखा होगा। हमने भी मोस्टली जो है कुछ सिलेबस सर कंप्लीट कर दिया है, तो बच्चों को रिकॉर्डेड कोर्स में बहुत हेल्प मिलेगी। जो बहुत जल्दी पढ़ना चाहते हैं 2 मंथ्स में, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और जहां तक सर ऐसे पेपर्स जो होते हैं, जो ये मिल्कफेड एसोसिएशन या जो जहाँ पे कम सीट्स होते हैं सर, यहाँ पे बहुत बेसिक पेपर आता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो सिविल इंजीनियरिंग से पूछ लेंगे सीमेंट क्या होता है, या मान लीजिए वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछ लेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का कुछ बता दीजिए। तो सर बहुत बेसिक पेपर ऐसे पूछते हैं। तो इसीलिए इसमें बच्चों के लिए सर एक बहुत एडवांटेज है, खासकर जो पंजाब के बच्चे हैं और जो PSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एडेड एडवांटेज है। बाकी जो भी फ्रेशर है सर, वो भी चाहे तो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। और ECP में उनको यही फायदा मिलेगा कि कंटेंट उनको उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है कि वो इस एग्जाम की बहुत जल्दी से तैयारी कर सके और क्वेश्चंस लगा सके सर। और यही एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग का जो ग्रेजुएट है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है। यस सर। और वो ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे मेंशन्ड है, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ा होता है। यस सर। तो 13 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 13 सीट्स। और अगर किसी का जॉब एक्सपीरियंस है, और ये पेपर बहुत ही वेल प्रेडिक्टेड पेपर है सर, तो मेरे को अगर एक ब्रांच के बारे में कमेंट करूं कि जिसको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो सिविल है। सिविल इसलिए बिकॉज आपका एक पूरा पेपर है जिसमें बीटेक सिविल एलिजिबिलिटी है। बाकी जगह तो देखो कई बार डेयरी इंजीनियरिंग भी मांग रहा है, लेकिन इसमें सिविल इंजीनियरिंग, और अगर आपका 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो आप जरूर इस एग्जाम के लिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है तो गुरविंदर सर से आप डायरेक्टली डिस्कस करो, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। और पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है सर, वो सर डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बोलूं तो इजियर साइड ही होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे सर जो थोड़े डिफिकल्ट, नहीं तो बट मोस्टली ऐसे पेपर जो देखे गए हैं सर लास्ट 3 to 4 इयर्स में, वो इजियर साइड में ही बनते हैं सर। उसमें मोस्टली वो बेसिक्स को ही कवर करता है सिविल इंजीनियरिंग के सर।
ओवर टू राजीव सर। सो राजीव सर, आपका जो मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग वाला जो पेपर है सर, उसमें मैकेनिकल मेजोरिटी में है, तो आपका एनालिसिस क्या है सर? जैसे अभी सर हम लोग सब बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन इजी है या डिफिकल्ट है सर, जैसे सर भी बता रहे थे, कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो आ रहा है, जिसको जो पढ़ाई छोड़ दिया होगा 3-4 साल या 5 साल पहले, Right, sir. और एक ये स्टूडेंट है जो भी जस्ट कॉलेज से निकल रहा है। हाँ जी। मैं समझता हूँ दोनों के लिए क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्टी होगा सर। हाँ इसके जी। पीछे वजह, हाँ। जो मान लीजिए बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुका था, उसको अभी बेसिक भूल चुका होगा, और जो लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है सर, फाइनल ईयर में होगा, हाँ, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की बात भूल चुका होगा। हाँ जी। और सेकंड थिंग सर, कॉलेज का जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है और इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं लगता कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। एक कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आना है। तो सर यहाँ पे इसमें जो बेसिक जो मेरे पास क्वेश्चन तो उसको मैं देख रहा था, बहुत बेसिक पे फोकस किया गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन क्या है, रेफ्रिजरेटर में अगर मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं तो किस मटेरियल का कंडेंसर बना हुआ, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये पूछा गया है। आइसेंथाल्पिक, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन तो है बेसिक सर, नो डाउट। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट ही है, लेकिन उसको जो कॉलेज में पढ़ा उससे थोड़ा हट के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है, ऐसा करना पड़ेगा। और ये दोनों के लिए चैलेंज है सर, अगर ये चाह रहा है कि हम तुरंत कॉल। और दूसरी बात सर, कॉलेज में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा है, बट हम यहाँ से क्वेश्चन देखने में मेनली 6-7 सब्जेक्ट है, जैसे कि थर्मोस है सर बता रहे थे, सॉलिड या फ्लूइड, इसके बाद पंप की बात करते हैं, रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, पावर प्लांट से क्वेश्चन था, इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन सर मोशन एंड टाइम स्टडी है, बॉयलर है। इतना ही स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि पूरा हमें कवर करना है। सिलेबस वेल डिफाइंड है। डिप्यूटी मैनेजर जो आपका इंजीनियरिंग है उसका सिलेबस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स, साथ में थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, पंप गियर एंड पुली, और रेफ्रिजरेशन जिसमें बेसिक्स आएगा उसका, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन बेसिक्स जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, प्रोसेस कंट्रोल जो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है वो भी डिफाइन किया है, सेंसर, एलवीडीटी, ट्रांसमीटर, लीस्ट काउंट सारा डिफाइन है। फिर मोशन एंड टाइम स्टडी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, फिर बॉयलर उसकी एफिशिएंसी। 11 टॉपिक हैं, वेल डिफाइंड इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सिंपल है इसको सिलेबस को फ्रेम करना, क्योंकि पूरे सिलेबस का 30% भी नहीं है, ये 11 टॉपिक्स जो हम बोल सकते हैं। तो डिफिकल्ट नहीं है, और उसमें 30% आपका न्यूमेरिकल आने के चांस है। दैट्स इट। हाँ, न्यूमेरिकल आया हुआ है सर, वैसा न्यूमेरिकल है जो फार्मूला बेस्ड है, उसमें कोई ऐसा नहीं कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट है, तो न्यूमेरिकल थोड़ा प्रैक्टिस जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कार्नोट साइकिल का, वैसे बेसिक क्वेश्चन आपको वो पूछेगा। तो ओवरऑल दैट वी कैन डू इट। जगतार सर, ओवर टू यू। 10 नंबर आपके सर। आपका जो सिलेबस है जगतार सर, उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, 10 नंबर का। ਪੰਜਾਬ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ এনवायरमेंट ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਾਈਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ PSSB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ओके, सो ये था जनरल नॉलेज। तो जगतार सर, डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा पेपर का? डिफिकल्टी लेवल सर इजी टू मॉडरेट है। अच्छा, सिंपल है मतलब। तो जैसे बोलते हैं पूरा जनरल नॉलेज से बच्चा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज, मेरे को लगता है कंसाइज है, कंसाइज है, वेरी वेल कंसाइज्ड है। इस सिलेबस च बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, बस ये पता होना जरूरी है कि कितनों की पढ़ना है। फ्रेंड्स, मेरे को स्ट्रांगली लगा कि क्योंकि जॉब एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए बना हुआ पेपर, 5 साल का एक्सपीरियंस, पढ़ाई से अब छूट चुका होता है कॉन्टैक्ट, तो 5 साल तो उन्होंने बोला है, 10 साल वाला भी तो कर ही सकता है, 45 साल एज है, तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कैसे रिवाइज होगा, मेरे को लगता है बहुत डिफिकल्ट पेपर है ये, आसान है इसको क्रैक करना। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। शुभ मैम, 10 मार्क्स का इंग्लिश और 10 नंबर का आपका पंजाबी भी है इसमें, और पंजाबी भी मेरे को लगता है डिफिकल्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट इंग्लिश मैम, 10 नंबर का?
सर इंग्लिश में भी लेवल अगर मैं देखूंगी ना, ग्रामर का, बेसिक ग्रामर का हाँ जो जी, कि जी। पूछी जा रही है स्पॉटिंग एरर के बेसिस पे, फिल इन द ब्लैंक्स है इनके, हाँ जी, और प्लस इनके जंबल सेंटेंसेस है, Okay. मेन जो कैटेगरीज हैं हाँ जी, वो बहुत इजी लेवल है। हाँ जी, इजी मैं बोलूंगी कि अगर आप बहुत बेसिक से रूल्स कर रहे हो तो आपको हो जाएगा। हाँ जी, ऑन द अदर हैंड वोकैबुलरी के 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा सा आपको उसको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, वो भी डिफिकल्ट नहीं है बट हाँ मीडियम लेवल के हैं। हाँ जी, 4-5 कंपोनेंट्स उनके मेन आ जाते हैं पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे। हम्म, एक इनका वोकैबुलरी मेन आता है जिसमें जी। सिनोनिम्स एंड टोनिम्स और आई थिंक इडियम्स और फ्रेजेस से, हम्म, जंबल सेंटेंसेस इनसे पूछा जाता हाँ है, जी। स्पॉटिंग एरर्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स टेंसेस के बेस पे, वॉइस के बेस पे, और जो भी बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एक वॉइस का क्वेश्चन था। बाकी लेवल इट वाज नॉट टफ। ओके, सो ओवरऑल मतलब मिल मिला के ये है कि सारा पेपर इजी टू मॉडरेट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का है। तो मेरे को लगता है गुरु सर हमने मोर और लेस सारा डिस्कस कर लिया। एनी एक इसमें पॉइंट? हाँ सर जी, ये कंप्यूटर वाला कंपोनेंट है। हाँ कंप्यूटर वाला है कंप्यूटर इसमें। वाला कंपोनेंट है, तो ये आईसीटी भी सर अभी जैसे पीटर प्लस में भी 5 नंबर का आईसीटी का पार्ट है, हाँ 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 इसमें भी 10 नंबर का आईसीटी का पार्ट हाँ है। जी, और पीएसपीसीएल में ऑल्दो ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी वहां से पूछते हैं, दो तीन क्वेश्चन पीएसपीसीएल में भी आते हैं। तो आईसीटी में वही इनको कंपोनेंट्स करने हैं नॉर्मली, जो आपकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आपका डब्ल्यूडब्ल्यू वगैरह, ये अपने नेटवर्किंग वगैरह, ये टॉपिक्स हैं। तो बेसिक ये होता है कंप्यूटर का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनके। प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बोला हुआ मतलब जो डे टू डे में यूज होने वाली Yes, चीजें हैं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा सर, ऑफिस वगैरह, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट हाँ, ऑफिस, उसमें okay, शॉर्टकट कीज okay, वगैरह होती हैं आपकी वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर पूछ लेंगे कि ये शॉर्टकट किस चीज के लिए यूज सही होता है, है, या कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है, यूज सही होता है, है। तो ये उस तरीके के उसको क्वेश्चन पूछते हैं और बड़ा सिंपल आता है सर। तो So मुकेश friends, सर हाँ, अवेलेबल उसमें ही थे यार, share, तो मुकेश सर जो है वो पार्ट लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आई थिंक कंटेंट शेयर हो रहा है फ्रेंड्स। हाँ। मुकेश सर शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से कैसे पेपर क्वेश्चन आएगा और कैसे तैयारी करनी है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। Right. सो आई थिंक ये हमारा जो डिस्कशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ, वहां पे डेली इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मंडे से सर ने बताया है कि जो इंजीनियरिंग वाला डोमेन है और बाकी जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट वाले डोमेन्स हैं, इन डोमेन्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करो और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।